मेरे शोहर का अफेयर मेरी ही कजन से चल रहा था। वो कम उम्र और दिलनशीन थी, जबकि मैं दो बच्चे पैदा करने के बाद औरत लगने लगी थी। मैंने शोहर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए खुद को वापस बनाना शुरू किया और कुछ वक्त में ही पहले जैसी हो गई। पर शोहर ने फिर भी मुझे तलाक देकर मेरी कजन से शादी कर ली। मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए। जब इद्दत पूरी होते ही शोहर के बिजनेस पार्टनर ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी। पर मैं अपने शोहर को नहीं भूली थी। लेकिन जब शोहर का दोस्त पहली रात कमरे में आया तो उसने मेरे सामने एक बड़ा सा डब्बा रखा और बोला, इसको खोलो। वो डिब्बा हिल रहा था। मैंने डरते डरते जो ही डब्बा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हारून जारून बच्चों, इधर मेरे पास आओ। तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि अजनबी लोगों से बात ना किया करो। शाम के वक्त वो अपने बच्चों को लेकर पार्क आई थी। काफी देर से वो उन्हें तलाश कर रही थी, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसे फिक्र होने लगी थी। थोड़ी ही दूर गई तो झूलों के करीब ही वो उसे वजदान के साथ खड़े बातें करते हुए नजर आए। वो उनके सर पर पहुंची और उन्हें डांटते हुए बुलाने लगी, मामा, अंकल अजनबी तो नहीं है, ये तो हमारे दोस्त हैं। ये हमारे घर में भी आते रहते हैं। नाना अब्बू इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बेटे की बात सुनकर उसने एक नजर वजदान पर डाली, जो पुरशौक नजरों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और सख्त लहजे में कहने लगी, जब आपकी मामा आपको कोई बात समझाती हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो बात समझ जाएं। आपको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मामा, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, वो मुंह बसोरते हुए कहने लगा। उष्मा ने उनका बाजू पकड़ा और उन्हें लेकर वहां से जाने ही लगी थी कि उसे अपनी नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वजदान उसकी तरफ पुर उम्मीद नजरों से देख रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मगर मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि यूं मेरा पीछा करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार जो मैं फैसला ले चुकी हूँ, मैं उसी पर ही कायम रहूंगी। कोई भी मुझे मेरे इस फैसले से नहीं हटा सकता। आप मेरी बात सिर्फ और सिर्फ एक बार सुन लें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी पलटकर आपके सामने नहीं आऊंगा और ना ही आपको तंग करने की कोशिश करूंगा। वशमा ने एक नजर बच्चों को देखा और फिर दांत पीसते हुए कहने लगी, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे भी हैं। आप इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? वजदान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो बालों में हाथ फेरने लगा और शर्मिंदगी से कहने लगा, ठीक है, तो फिर आप कल फेवर कैफे में आकर मुझसे मिल लीजिएगा। मैं वहां पर आपका इंतजार करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। विश्मा उसे कहना चाहती थी कि मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं है, मैं वहां पर नहीं आऊंगी, मगर वजदान को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो उसकी कोई भी बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो खामोशी से अपने बच्चों को लेकर अम्मा अब्बा के घर चली गई। अभी वो घर के अंदर दाखिल हुई ही थी कि सोनिया बेगम पुरजोश अंदाज में उससे कहने लगी, आज फिर वजदान वहां पर आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए तो आपने उसे शह दी हुई है। बेटा, उसे शह देने की क्या जरूरत है? वो तो इस घर का ही बच्चा है। वो जब दिल करे यहाँ पर आ सकता है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वशमा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगी, अगर वो आपका बेटा है तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। या तो आप उसे इस घर में आने की इजाजत देंगी या फिर मुझे इस घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि मुझे उसका वजूद किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। मैं किसी भी सूरत उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? उसी वक्त ही जुनेद साहब कमरे से बाहर निकल आए। जब उन्होंने अपनी लाडों में पली बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उनके दिल को कुछ हुआ। वो तेजी से उसके पास गए और उसका सर अपने सीने से लगाते हुए कहने लगे, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी आंखों में किसी की वजह से आंसू न लाया करो। बाबा, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। आप दोनों ही ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे वजदान पसंद नहीं है और ना ही मुझे वो ठीक लगता है। इसके बावजूद भी आप उसे हर बार ही घर आने की इजाजत दे देते हैं। आप मुझे बता ही दें कि आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। जब मैंने एक बार आपको कह दिया था कि मैं किसी भी सूरत उससे निकाह नहीं करूंगी,
तो फिर यूं उसे घर में बुलाने का क्या फायदा? उन्होंने एक संजीदा नजर अपनी बेटी पर डाली और ठंडी सांस खारिज करते हुए कहने लगे, मैं तुमसे माजरत करता हूँ और वादा करता हूँ कि वो दोबारा कभी भी इस घर में दाखिल नहीं होगा। बाबा, आपने पहले भी मुझसे ये वादा किया था, मगर आपने ये वादा तोड़ दिया है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पिछली बार मैंने कच्चा वादा किया था, लेकिन इस बार तुमसे पक्का वादा करता हूँ, वो इंसान दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी एक शर्त है। आज रात आखिरी बार मैं उसे यहाँ पर बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने उसे ये भी क्लियर करना है कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गई और फिर जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। जारून और हारून दोनों को ही बहुत भूख लग रही थी, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना था और अब वो अपनी मामा को तंग कर रहे थे कि हमें बाहर से ऑर्डर करके दो। विश्मा को बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही वो खुद भी सिर्फ घर का ही बना हुआ खाना खाती थी, मगर उसके बच्चों की आदतें बिगड़ रही थी। और ये सब कुछ उस वक्त से हुआ था जब से वजदान ने इस घर में कदम रखा था। वो एक बहुत ही अजीबो गरीब इंसान था, जिसे समझाना विश्मा के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और ना ही वो उसे कभी समझाना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अब सारी जिंदगी तन्हाई गुजार दे। कामरान ने उसके साथ जो भी किया था, उसके बाद वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही कभी कर सकती थी। उसके पहले शोहर ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था, उसे उसकी अपनी ही नजरों में गिरा दिया था और उसके साथ वो सलूक किया था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात वो अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। दोनों बेटे बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक ही उसे शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। वो छोटे छोटे कदम उठाकर कमरे से बाहर निकली और एहतियात से दरवाजा बंद किया, कहीं ऐसा न हो कि बच्चे भाग जाएं। अभी वो पलटी ही थी कि उसका सर किसी के सीने से जाकर टकराया। नजरें उठाकर देखा तो सामने ही वजदान खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान का मुंह तोड़ डाले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दांत पीसते हुए कहा। तो वो जवाब में मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम शायद भूल गई हो कि ये मेरे चचा जान का घर है और मैं यहाँ पर जब जी चाहे आ सकता हूँ। तुम मुझे रोकने वाली नहीं हो। वो तुम्हारे सके चचा जान नहीं है और इस बारे में तुम अच्छे तरीके से भी जानते हो। फिर ये ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो मजीद कुछ बोलता कि विश्मा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, खबरदार, जो दोबारा तुमने मुझसे कोई और बात करने की कोशिश की, मैं यहाँ पर तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए खड़ी नहीं हुई। अभी और इसी वक्त मेरे सामने से हटो। वो उसके करीब से गुजरने ही लगी थी कि वजदान ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर मिन्नत भरे अंदाज में कहने लगा, तुम मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तुम इस तरह की बातें करके खुद को भी परेशान कर रहे हो और उसके साथ साथ मुझे भी तंग कर रहे हो। खुदा के लिए बस कर जाओ। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैंने तुमसे निकाह नहीं करना, तो इसका मतलब है कि नहीं करना। मुझे तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कामरान से बहुत मोहब्बत करती थी और उस कामरान को अब तक नहीं भूल पाई। तुम किसी जमाने में मुझसे भी तो मोहब्बत के दावे करती थी, फिर तुम मुझे कैसे भूल गई? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, विश्मा का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जिसने किसी भी चीज का लिहाज किए बगैर उसका माजी उसके सामने लाकर रख दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वजदान भी उसे माजी की मोहब्बत का ताना देगा। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वजदान को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विश्मा से माफी मांगना चाही, लेकिन वो तेजी से दोबारा कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक करके नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर बच्चे भी जाग गए थे। जारून और हारून बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज से पहले उन्होंने कभी भी अपनी माँ को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। जारून अपनी माँ के बालों में उंगलियां फेरने लगा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, अम्मी जान, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں بابا سے بدلہ لوں گا اور وہ آنٹی جس نے آپ کی زندگی برباد کی ہے اس کی زندگی بھی برباد کر دوں گا۔ وشما نے جلدی سے اپنے بیٹے کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کراتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، تم میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں لے گا، میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے اس تکلیف سے باہر نکالے گا، مجھے یقین ہے کہ میرے صبر کا پھل بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ وجدان جو کہ دروازے کے دوسرے پار ہی کھڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مار کر پھوڑ ڈالے۔ آخر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ جب وہ واپس بیٹھک میں گیا تو جنید صاحب کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب انہیں وجدان کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بتاؤ کہ کیا بنا، کیا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی بلکہ سب کچھ ہی برباد کر دیا ہے، ہمیشہ ہی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تم یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے کہ تم میری بیٹی کے قابل نہیں ہو؟ اس پر اس نے حیرت سے جنید صاحب کی طرف دیکھا اور بے یقینی سے کہنے لگا، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں بیٹا جان، ماضی میں آپ نے پہلے بھی ایک بار میری بیٹی کا دل توڑا تھا، میں نے اس بار بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اس بار مجھے تمہارے جذبات مخلص لگ رہے تھے، مگر اب بھی تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تم صرف اور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے ہی اس کی زندگی میں آئے ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آئے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف وشما نے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، ماما تم لوگوں سے بہت محبت کرتی ہیں، ماما کی ہمیشہ یہی خواہش رہے گی کہ وہ تم لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرے، اگر کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں تم لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کا دل بہت بھرا ہوا تھا، اپنے شوہر کی بے وفائی اسے دوبارہ سے یاد آ گئی تھی، جس انسان نے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس کے لیے اپنی ساری وفائیں وقف کر دی تھیں، اس انسان نے اسے بیچ راہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے لیے ایک ایسی لڑکی کو اپنا لیا تھا جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بلا شبہ ہانیہ کے پاس بہت زیادہ خوبصورتی تھی، لیکن جہاں تک اس کے کردار کا سوال تھا تو وہ ایک داغدار کردار کی مالک تھی اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے تو ہر دوسرا مرد ہی تیار ہو جاتا تھا۔ سبھی اس کی فطرت سے بہت اچھے سے واقف تھے، سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ صرف پیسوں کی وجہ سے امیر لوگوں سے نکاح کرتی ہے، جب وہ جائیداد اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب وہ اس انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کامران کو بھی اس بارے میں کسی حد تک اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ زارون اور ہارون کو سلانے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اسے پتا تھا کہ وجدان ابھی تک بیٹھک میں ہی بیٹھا ہوگا، وہ اس سے آخری بار بات کرنے کے لیے گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح سے بھاگنے سے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو جنید صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ صوفے پر ہی لیٹا اونگ رہا تھا، وہ چہرے سے بہت معصوم نظر آ رہا تھا، اس کی شکل ابھی تک نہیں بدلی تھی، اس کے چہرے کے خد و خال پہلے جیسے ہی تھے مگر وقت بہت بدل گیا تھا، اب اسے دیکھ کر وشما کے دل میں ویسی محبت نہیں جاگتی تھی اور نہ ہی اس کا دل اس انداز سے دھڑکتا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا، اب اس کے دل میں صرف اور صرف ایک نفرت تھی اور بے چینی تھی جسے وہ کسی طرح سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جنید صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ضروری بات کرنے والے ہیں اور ان کا وہاں پر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں پر رک جاتے تو دونوں بہت سی باتیں اپنے دل میں دبا لیتے۔ وہ اس کے سر کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وجدان ہڑبڑا کر اٹھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، مگر جب اس نے اپنے سامنے کھڑی اس حسینہ کو دیکھا تو یہ غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا
और हमेशा अपनी मनमानी करता था, लेकिन जब इस औरत का सवाल आता था तो उसकी सारी मनमानियां खत्म हो जाती थीं। ना तो वो उस औरत पर रौब जमा पाता था और ना ही उसको डांट सकता था। उसको इस तरह से मुस्कुराता देखकर वो गुस्से से कहने लगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मुस्कुराने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी। मेरे लिए तो सबसे अहम बात होगी। उसने लोफराना अंदाज में कहा तो वो दोबारा से उसे घूरने लगी। अगर तुमने इसी तरह से ही बातें करनी है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। वो वाकई उठ खड़ी हुई थी तो वो हड़बड़ाकर कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब की बार वो भी संजीदा हो गया था। दोनों में थोड़ी देर तक खामोशी छा गई। जब वो बोली तो उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हो रही थी। तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में क्यों आ गए हो? तुम क्यों दोबारा से वो गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो जिन्हें बहुत पहले ही मैंने जमीन के अंदर दफन कर दिया था और जिनके बारे में मैं भूल भी चुकी हूँ? अब अगर तुम ये समझते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत या हमदर्दी मौजूद है तो इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी तरह का कोई जज्बा नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए किसी तरह का कोई जज्बा ना होता तो तुम यूं मेरे सामने बैठकर इस चीज की सफाइयां पेश ना कर रही होती। अगर तुम्हें वाकई मुझसे नफरत होती तो तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। मैं तुमसे हर बार सवाल करता हूँ और तुम मुझे हर बार इस सवाल का जवाब देती हो, जबकि हम जिस इंसान से नफरत करते हैं हम उनके चेहरे की तरफ नजर उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते। उनके सवालात का जवाब देना तो बहुत ही दूर की बात है। एक लम्हे के लिए वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। बेहतर यही है कि इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप कौन सी बात करने वाली हैं? इससे पहले कि वो कुछ कहती, माजी के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। माजी बहुत ही खूबसूरत था। अगर ये कहा जाए कि उसकी ख्वाहिश थी कि माजी में जो कुछ भी हुआ है वो मुस्तकबिल में वैसा ही रहता तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन बाद में हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे, गलतफहमियां ही इतनी बढ़ गई थी कि वो कुछ तब्दील ही नहीं कर पाई। आज से 10 साल पहले तक वो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, बहुत ही मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। वो अपनी मनमानी करने वाली और खुद में मगन रहने वाली एक लड़की थी जिसे किसी की जात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अपनी सरगर्मियां थीं, अपनी ख्वाहिशात थीं, जिन्हें पूरा करने की धुन उसके सर पर सवार रहती थी और जिन्हें पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती थी। इसी वजह से ना तो उसकी दोस्ती थी और ना ही उसे लड़कों की जात में दिलचस्पी थी। लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका सर्द रवैया देखकर पीछे हट जाते थे। किसी में भी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि वो उसके पास जाए और उससे कोई सवाल कर सके, क्योंकि वो बहुत ही अक्खड़ मिजाज लड़की थी। सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही उसका रवैया अच्छा होता था। वो अपने घर वालों की भी सबसे लाडली और अकेली बेटी थी, जिससे सब लोग ही बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। उसे हर तरह की सहूलियात दस्तयाब थीं, जिसकी वजह से उसे आज तक किसी पर भी इन्हिसार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और ना ही वो सोचती थी कि कभी उसे करना पड़ेगा। वजदान उस यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत लड़का था। वो भी अक्खड़ मिजाज था और सर फिरा था। उसका जब दिल चाहता था किसी से बात कर लेता था और जब दिल चाहता था तो लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता था। उसकी भी बहुत सी सहेलियां थीं, लेकिन वो अपने मूड के मुताबिक ही उनसे बात करता था। एक दिन उसके साथ एक लड़की घूम रही होती थी तो दूसरे दिन उसके साथ दूसरी लड़की घूम रही होती थी। चूंकि वो एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, पैसों की रेल पेल थी, इसी वजह से लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे घूमती थीं। वो इस बात से भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। इसी वजह से उसने आज तक औरत को वो इज्जत नहीं दी थी जो वो डिजर्व करती थी। वो हमेशा ही उन्हें इस्तेमाल की चीज समझता था और फिर इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता था। जब उसके बारे में विष्मा को पता चला तो उसके दिल में शदीद नफरत पैदा हो गई। वो उसे देखती थी तो नफरत से मुंह फेर लेती थी।
जब वजदान ने उसे पहली नजर देखा था तो पहली ही नजर में वो लड़की उसे पसंद आई थी। उसकी एक वजह ये थी कि वो अपने काम से काम रखने वाली थी। दूसरी वजह ये थी कि आज तक उस लड़की ने कभी भी वजदान के पैसों पर नजर नहीं रखी थी। और तीसरी वजह ये थी कि विश्वा की फितरत भी किसी हद तक वजदान की फितरत के साथ ही मिलती थी। एक बार वजदान ने उसे बात करने की कोशिश की तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया। ये अंदाज वजदान को बहुत ही बुरा लगा था। उसके दिल में भी गुस्सा जन्म ले चुका था और वो अब किसी तरह से उस लड़की से बदला लेना चाहता था। वो दोनों चूंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, जब ग्रुप बनाए गए तो वो वजदान के ग्रुप में गई। जब उसे इस बात का पता चला था तो उसने बहुत ही वावैला मचाया था, मगर सर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुमने मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात की, अगर तुमने मुझसे दोबारा बहस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे नंबर काट लूंगा। क्योंकि वो एक टॉपर लड़की थी और उसे हमेशा इस तरह की चीजों से बहुत खौफ महसूस होता था। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती थी कि वो क्लास में सबसे लाइक और सबसे नुमाया हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करती थी और उसकी इस फितरत से सब क्लास फेलोज ही बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो उसे ये एहसास होने लगा कि लोग उसके बारे में गलत अंदाजे लगाने लगे हैं। चूंकि वो किसी से बात नहीं करती थी और अपने आप में ही गुम रहती थी, तो क्लास का ये सोचना था कि वो नहीं चाहती कि किसी की मदद करे, इसलिए वो अपने नोट्स किसी से भी शेयर नहीं करती थी। एक दिन सर ने उसे बुलाकर ऑफिस में यही बात की तो वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसकी बात सुनकर सर फारूक कहने लगे, लेकिन सब लोग तुम्हारी ये शक्ल देखकर तुम्हारे पास नहीं आते। हमेशा ही तुमने अपने चेहरे पर गुस्सा सजाया होता है। अगर इसी तरह से ही चलता रहा तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी? तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिकल लाइफ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आप में थोड़ी सी लचक पैदा करो और लोगों के साथ बातचीत शुरू करो, ताल्लुकात बढ़ाओ ताकि लोग तुम्हें पसंद करें और अगर तुम कभी मुश्किल में हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। उसने ऐसा ही किया। अब उसने लोगों से बातचीत शुरू कर दी थी और अपने क्लास फेलों की मदद भी करने लगी थी। लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का था जो हद से ज्यादा बदतमीज था। उसने एक बार उसके साथ यूनिवर्सिटी में होने वाले कंसर्ट पर बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वजदान चला आया। उस दिन पहली बार उसकी उस इंसान से बातचीत हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को नंबर भी दिया था और उसके बाद दोनों में छोटी छोटी बातें शुरू होने लगी। विश्वा उसकी भी बहुत शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने विश्वा की इज्जत को बचाया था। मगर जब थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो वो अपनी जात में एक अजीब सी तब्दीली महसूस करने लगी थी। ना चाहते हुए भी वो वजदान की जात में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसे ये इंसान बहुत ही अच्छा लगने लगा था और उसकी वजह ये भी थी कि वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। इससे पहले कोई शख्स उसकी जिंदगी में नहीं आया था और ना ही उसने किसी को इतनी अहमियत दी थी। जब उसने अपनी अम्मी जान को इस बारे में बताया तो उसकी अम्मी जान भी पुरजोश अंदाज में कहने लगी, बेटा अगर वो लड़का अच्छा है तो तुम उससे बात करो और उसे कहो कि वो रिश्ते के लिए भेज दे। अब वो अपनी माँ को क्या बताती कि उस मोहब्बत ने अभी सिर्फ उसकी तरफ जन्म लिया है। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वजदान उसके बारे में क्या सोचता है। और जिस रात वजदान ने उसे अपनी मोहब्बत का इतराफ किया था, उससे अगले दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी याददाश्त चली गई थी। उसके घर वाले उसे लेकर गांव में मौजूद हवेली में चले आए थे। दूसरी तरफ वो कैफे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पूरा दिन गुजर गया था लेकिन वो वहां पर नहीं आया था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो अपनी कैफियत समझने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर उस इंसान को एकदम से क्या हो गया है। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में भी आना छोड़ दिया था। जब उसने वजदान के एक दोस्त से पूछा तो वो मजाक में उसे कहने लगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। उसने ये बात यूं ही कह दी थी, हालांकि वो ये भी नहीं जानता था कि वजदान और विश्वा में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ उसने इस बात का गलत मतलब निकाला। काफी दिनों तक वो रोती रही थी और यही सोचती रही थी कि वजदान ने उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी।
हर वक्त ही घर में कमरे में बंद रहती थी। उसकी जिंदगी में आने वाला दूसरा इंसान कामरान था, जिसने उसे इस सब से बाहर निकाला था। वो उसका कजन था, वो उससे बहुत पहले ही पसंद करता था। लेकिन जब उसने अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया तो रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। उसके घर वालों ने फौरी ही ये रिश्ता तय कर दिया था। कामरान ने उसे वो मोहब्बत दी थी जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखती आई थी। वो उसकी इज्जत करता था, उसके छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करता था, उसकी जरूरियात को पूरा करता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, उसकी तारीफें करता था, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाता था। और एक लड़की के लिए सबसे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। वो समझ रही थी कि यही उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। फिर जब उसकी शादी हो गई तो 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा, जिससे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। वो बहुत ज्यादा मगरूर हो गई थी। उसे लग रहा था कि बेटे को पैदा करने के बाद उसने अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मर्द की फितरत बहुत ही अजीब होती है, जो किसी भी वक्त बदल सकती है और कोई भी मर्द को बदलने से नहीं रोक सकता। आप सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी मोहब्बत दे सकते हो और एक छोटी सी कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसे हमेशा अपने साथ बांध कर रखना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसे अपने शोहर की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत मिल रही थी। एक बार तो नौकरानी भी उसे कह चुकी थी कि आपकी गैर मौजूदगी में घर में एक अनजान औरत आई थी, जिसे साहब अपने कमरे में लेकर चले गए थे। न जाने कितने घंटों तक वो कमरे के अंदर ही रहे थे। दरवाजा अंदर से लॉक था। ये बातें सुनकर उसे लगा था कि किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। उसे शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा था। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी कि ये तुम कैसे कह सकती हो, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे कामरान पर यकीन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। काफी दिन तक वो इसी बारे में ही सोचती रही और फिर एक दिन वो तंग आकर दोबारा से नौकरानी के पास गई और उसे कहने लगी, क्या तुम उस औरत को जानती हो? वो कौन थी? नौकरानी ने कहा, जी मैं उस दिन भी आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अरे वो आपकी अपनी कजन है, जिसके साथ वो ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। मुझे तो लग रहा है कि उन दोनों के दरमियान कुछ गलत चल रहा है। उस वक्त वो दोबारा उम्मीद से थी। ये बातें सुनकर उसकी तबीयत खराब हो गई। जब दूसरी तरफ कामरान को इस बारे में पता चला कि नौकरानी उसकी शिकायत लगा चुकी है, तो उसने उसे ही काम से फारिग कर दिया था और अपनी बीवी को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता और ना ही तुम्हें कभी छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने तुमसे शादी इस वजह से नहीं की कि तुमसे अलग हो जाऊंगा। तुमसे शादी करने का मकसद ही यही था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। एक दूसरे के दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। उसने दोबारा से अपनी बेगम को अपने जाल में फंसा दिया था, मगर उसके साथ साथ उसने उसकी कजन के साथ भी रिश्ता कायम रखा हुआ था। दोनों के ताल्लुकात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। अब हानिया उस पर दबाव डाल रही थी कि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। कामरान इस झंझट में फंस चुका था। दूसरी तरफ जब वो अपनी बेगम विश्मा की तरफ देखता था तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। 2 बच्चे पैदा करने के बाद अब वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और उसकी हालत भी बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर दाग हो गए थे। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो हुस्न से मोहब्बत करने वाला इंसान था। जहाँ उसे हुस्न मिलता था वो उसी तरफ ही जाता था। उसने ना कभी सीरत से प्यार किया था और ना ही कभी कर सकता था, मगर विश्मा आज तक ये बात नहीं समझ पाई थी और शायद वो कभी समझ भी नहीं सकती थी। उसने अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। वो पहले की तरह सलीम भी हो गई थी और खूबसूरत भी हो गई थी, लेकिन अभी सबका कोई फायदा नहीं था। उसके शोहर ने उसकी कजन के साथ शादी करके उसे तलाक दे दी। वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 2 महीने उसने सदमे में गुजार दिए थे। उसका दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। वो हमेशा ही रोती रहती थी, तड़पती रहती थी। उसके माँ बाप उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते थे। उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। अपनी माँ की ये हालत देखकर उन्हें भी तकलीफ होती थी और अपने बाप से नफरत का एहसास होता था। कामरान ने बाद में अपने बेटों को लेने की कोशिश की थी, मगर जारून और हारून ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। कोर्ट में भी ये फैसला गया था।
कोर्ट ने भी विश्वा के हक में ही फैसला किया था और दोनों बेटे उसके हवाले कर दिए थे। इस पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। जब वो इस सदमे से बाहर निकली तो उसकी जिंदगी में एक और बड़ा सान्या हो गया। जिस इंसान को उसने 10 साल पहले छोड़ दिया था, जिसको वो भूल चुकी थी, वो इंसान दोबारा से उसके सामने आ गया था। 9 साल के बाद वजदान की याददाश्त वापस आई थी। उसने पहली बार विश्वा को एक बिजनेस पार्टी में देखा था, क्योंकि वो उसके अपने बिजनेस पार्टनर की ही बीवी थी। मगर विश्वा की हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसका शोहर किसी और औरत के साथ बातों में मसरूफ था, जबकि वो एक टेबल पर बैठी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये सब देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि कामरान एक नंबर का बेगैरत इंसान है। बाद में जब उसे कामरान के बारे में पता चला तो उसे और भी बहुत सारी बातें पता चली थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि वो अपनी बीवी की कजन के साथ ही फ्लर्ट कर रहा है और बहुत जल्दी उससे शादी करने वाला है। ये सब देखकर वजदान को अंदाजा हो गया था कि उसका रास्ता साफ होने वाला है। पहले तो वो उसे अपनी बदकिस्मती की वजह से खो चुका था, लेकिन अब वो विश्वा को दोबारा नहीं खोना चाहता था। विश्वा ने उसे पार्टी में कहीं भी नहीं देखा था, क्योंकि वो खुद अपने आप में मगन थी। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह से वो ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी की जात में दिलचस्पी ले पा रही थी। कुछ ही अरसे के बाद उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी। जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल हुई, वजदान उसके घर पहुंच गया। जुनैद साहब उससे पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे और वो यही चाहते थे कि वो उनकी बेटी से निकाह कर ले, क्योंकि उनकी बेटी की बदकिस्मती की वजह से जिंदगी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वजदान ने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि वो न सिर्फ विश्वा का ख्याल रखेगा, बल्कि उसके साथ साथ उसके बेटों को भी कबूल कर लेगा और उन्हें बाप जैसी मोहब्बत देगा, क्योंकि वो विश्वा से बेतहाशा प्यार करता है। यही तो वजह है कि 9 साल गुजरने के बाद जब उसकी याददाश्त वापस आई तो सबसे पहला चेहरा जो उसके जहन में आया था वो विश्वा का ही था। अभी भी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। वजदान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। माजी में जो कुछ भी हुआ है उस पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें वो गवाह भी दिखाने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मुझे इस हालत में देखा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा और ना ही कभी बोल सकता हूँ। इस बारे में तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। मैंने तुम्हें किसी किस्म का धोखा नहीं दिया था, बल्कि अपनी बदकिस्मती की वजह से तुमसे दूर हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा था। उसने विश्वा के हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे और वो रोते हुए कह रहा था कि तुम्हें छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। तुमसे दूर होने का एहसास मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एक बार यकीन करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा ये यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। विश्वा एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब उसे सारी हकीकत के बारे में पता चल गया था। अब उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहुत सारी बातें उससे छुपी हुई थीं, जिसकी वजह से वो सही तरह से फैसला नहीं ले पा रही थी। अब चूंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, उसने वजदान को कहा कि तुम्हें कल तक मेरे फैसले के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। उस दिन वो सुकून से सोई थी, मगर उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया था कि कामरान ने उसके होते हुए उसके साथ धोखा किया है। उसका ये कहना था कि शादी के पहले 4 साल उसने बहुत ही सुकून से गुजारे हैं। इस दौरान कामरान ने कभी भी उसके साथ चीटिंग नहीं की। वजदान ने उस वक्त तो उसके साथ कोई बहस नहीं की, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, मगर अपनी होने वाली बीवी के दिल से उसके साबका शौहर की मोहब्बत निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। वो ये किसी भी सूरत करना चाहता था। दूसरी तरफ उसे ये भी खुशखबरी मिल गई थी कि विश्वा उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। उसके घर में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ से विश्वा ने साफ साफ कह दिया था कि तुम किसी भी तरह के ढोल धमाके के साथ यहाँ पर नहीं आओगे
اگر تم نے سادگی سے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے میری ہونے والی ناراض بیگم صاحبہ، کیوں مجھے ڈراتی رہتی ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے جھٹکے نہ دیا کرو۔ میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں، میرے پاس چھوٹا سا دل ہے، میرے دل کو کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی تھی۔ یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ زارون اور ہارون بہت زیادہ پرجوش تھے۔ وہ ایک بہت بڑے نئے گھر میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وجدان کی امی کو دادی بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی دو خوبصورت پوتے پا کر بہت زیادہ خوش تھیں، چونکہ وہ ایک نیک عورت تھی اور حالات کو سمجھنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہی حکمت عملی بنا رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے ہی کام کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کو قبول کر لیا تھا اور اسے ماضی کا تانا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے بیٹی جیسا سلوک کر رہی تھی، چونکہ وہ بھی صرف اور صرف اکلوتے بیٹے کی مالک تھی۔ اسی وجہ سے آج تک انہوں نے بیٹی کا سکھ نہیں دیکھا تھا۔ رات کے وقت وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے ایک ڈبہ رکھ دیا جو کہ ہل رہا تھا، جب اس نے وہ ڈبہ کھولا تو ایک خرگوش اچھل کر اس کی گود میں آ گیا۔ وہ چلا اٹھی اور پیچھے کی طرف بھاگی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے حیرانگی سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی، یعنی 10 سال پہلے اس کے شوہر نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا چاہیے، تو اس نے مذاق میں کہا تھا کہ مجھے خرگوش بہت اچھے لگتے ہیں، تم مجھے خرگوش لا کر دے دینا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن وجدان یہ سمجھ گیا تھا اور آج اس نے اس کی یہ خواہش پوری بھی کر دی تھی۔ وشما کو حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اس کی یہ بات نہیں بھولا تھا۔ پہلے تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہارون، زارون اور آمنہ بیگم جو کہ ان کے کمرے کے باہر سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے اندر سے ہنسی کی آواز سنی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ان کی زندگی سے ساری تلخیاں دور ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی، اور جہاں تک کامران کی یادیں اپنی بیگم کے دل سے نکالنے کا سوال تھا، تو اس نے اس سے اتنی محبت کی تھی کہ وہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول گئی۔